लड़की कत्ल हुई 30 साल पहले 1995 में इस लड़की को कत्ल किया गया। घर की रेनोवेशन करवाने के बारे में यूसुफ साहब सोचते हैं, अपनी फैमिली को शिफ्ट करते हैं किसी और घर में और इस घर की रेनोवेशन का आगाज करते हैं। खुदाई करते करते जमीन के अंदर से अनोखी चीजें मिली। नीचे से निकलती हैं इंसानी हड्डियां, नीचे से निकलता है एक लिबास जो कि पिंक कलर का है। 2022 में फरीद आलम से ये घर खरीदा गया था। पुलिस ने फरीद आलम के CNIC से फैमिली ट्री निकाली और इसके बेटे को ट्रेस किया। जैसे ही इन्होंने जूते और कपड़े देखे, बिलक बिलक के बहन भाई रोने लगे, ज़ारो कतार रोने लगे और उस जूते को अपने सीने से लगाने लगे। ये कपड़े, ये जूते, ये मेरी माँ के हैं। पापा, मामा कहाँ पर है? मामा कहाँ पर है? पापा ने कहा तुम्हारी मामा अपने आशिक के साथ भाग गई है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तहमीना आशिक। मैं अक्सर वीडियोस में कहती हूँ, जुर्म की दुनिया में कहा जाता है कि कत्ल कभी छुपता नहीं। कत्ल जितना भी पुराना हो, कातिल जितना भी होशियार और चालाक हो, वो अपना निशान छोड़ जाता है। ये कत्ल 1 दिन पुराना हो या 100 दिन पुराना, सामने आकर रहता है। ट्रेस करने वाला कोई हो तो ट्रेस होकर रहता है। ऐसा ही एक वाकया कराची में कुछ दिन पहले पेश आया है, सामने आया है। लड़की कत्ल हुई 30 साल पहले और ये कत्ल और ये कहानी और ये मुअम्मा 30 साल के बाद रीओपन हुआ, केस खुल गया। 1995 में इस लड़की को कत्ल किया गया था और 2025 नाउ अब ओपन हुआ है। डिटेल्स की तरफ आते हैं। कराची में यह अफसोसनाक वाकया पेश आया औरंगी टाउन में। गुलशन बहार एक कॉलोनी है, बड़ी मशहूर कॉलोनी है, वहां का ये वकुआ है। घर के सरबराह हैं मोहम्मद यूसुफ साहब। मोहम्मद यूसुफ साहब अपनी फैमिली में अपनी बीवी, अपने बच्चे और अपने भाइयों के साथ रहते हैं, यानी इनके घर का जॉइंट फैमिली सिस्टम है, मिलकर रहते हैं। जिस घर में ये रहते हैं उस घर की हालत बहुत खस्ता है। दीवारों में दरारें आई हैं, छतों में छोटे छोटे सुराख हैं, सीमेंट कहीं से गिरा हुआ है, भुरा हुआ है। तो घर जो है वो रेनोवेशन मांगता है। घर की रेनोवेशन करवाने के बारे में यूसुफ साहब सोचते हैं और ये कहते हैं ऐसा ना हो, अल्लाह ना करे, मेरे बच्चे रहते हैं, कहीं कोई हादसा ना पेश आ जाए तो इसकी रेनोवेशन कराता हूँ। अपनी फैमिली को शिफ्ट करते हैं किसी और घर में और इस घर की रेनोवेशन का आगाज करते हैं। 6 अप्रैल को यूसुफ साहब मजदूरों को बुलाते हैं और रेनोवेशन का आगाज करते हैं। मजदूर जो जगह ज़्यादा ख़राब है उसकी खुदाई कर रहे हैं, कहीं पुटीन भर रहे हैं, कहीं ठीक कर रहे हैं, जितनी जिसकी जिस जगह की जो ज़रूरत है। तो जनाब खुदाई हो रही है। खुदाई करते करते ज़मीन के अंदर से अनोखी चीज़ें मिली। वो अनोखी चीज़ें थी हड्डियाँ। डर गया मजदूर, फ़ौरन छोड़ा, कई फेंकी, बेलचा फेंका, फ़ौरन साइड पे होके यूसुफ साहब को, मालिक को कॉल की। कॉल करके कहा यूसुफ साहब जल्दी से आ जाए, इंसानी हड्डियां मिल गई। यूसुफ कहता है अच्छा। भागा भागा यूसुफ आया। साथ ही एक कॉल 15 पर भी कर दी जाती है और इनको मुतल्लिका पुलिस स्टेशन लगता है पाकिस्तान बाजार। पाकिस्तान बाजार की नफरी भी आ जाती है, यूसुफ साहब भी आ जाते हैं। मजीद खुदाई मजदूरों से पुलिस करवाती है, कहते जी खोलो, सारी चीजें निकलनी चाहिए, क्या क्या कुछ है अंदर। नीचे से निकलती हैं इंसानी हड्डियां, नीचे से निकलता है एक लिबास जो कि पिंक कलर का है, कपड़े और एक जूते, वो भी नीचे से निकलते हैं। ये 3 चीज़ें निकलती हैं। तो इन तीनों चीज़ों को देखते हुए, हड्डियों से तो नहीं, पिंक कपड़ों से और जूतों की शेप से पता लगता है कि ये किसी फीमेल का मामला है और ये हड्डियां भी यकीनन फीमेल की हैं, जब बाकी 2 चीज़ें फीमेल की हैं। पुलिस को ये चीज़ तो क्लियर हो जाती है। पुलिस के लिए ये एक चैलेंज वाला केस है। पुलिस कहती है कौन हो सकती है ये लड़की, क्या चक्कर है, कितने साल पहले कत्ल हुई, कितने साल बाद केस सामने आया है और कौन हो सकता है जिसने इस लड़की को कत्ल करने के बाद घर के अंदर गाड़ दिया। कातिल कौन हो सकता है, ये सब पुलिस को जानना है। इन सवालात के जवाब आप भी चाहते हैं और मैं भी चाहती हूँ। तो तफ्तीश हुई जनाब और तफ्तीश का आगाज पुलिस ने बाकायदा प्रॉपर तरीके से किया। अब सुनिए, 2022 में फरीद आलम से ये घर खरीदा गया था। उस टाइम इस घर की हालत बहुत खस्ता थी। मैं नहीं जानता
ये वाकया क्या है, कौन है, किस लड़की की हड्डियां हैं, किस लड़की के कपड़े हैं, ये सब कौन बता रहा है? यूसुफ बता रहा है कि इस घर को मैंने 2022 में एक फरीद आलम नाम के आदमी के साथ डील करके खरीद लिया था। अब ये क्या है ये मुझे नहीं पता, फरीद का नंबर दे दें। फरीद का नंबर दिया गया। पुलिस ने फरीद को कॉल की, जनाब नंबर बंद। फिर कॉल की, नंबर बंद। फिर पुलिस ने फरीद आलम के CNIC से फैमिली ट्री निकाली और उसके बेटे को ट्रेस किया जिसका नाम है शाहजहान। शाहजहान को जब ट्रेस किया और उसको कॉल की तो कहा कि शाहजहान यहाँ थाने में पेश हो जाओ, कुछ सवालात करने हैं, ये घर जो तुम्हारा पुराना है क्या मामला है इसका, या यहीं पर पहुंचो। शाहजहान कहता है जी सर, और फौरन अपनी सगी बहन आसमा को कॉल करता है जो कि मैरिड है और औरंगी टाउन की ही रिहायशी है। कहता है आपको याद है वो हमारा पुराना घर था, उसके मुतालिक पुलिस ने बुलाया है हमें थाने में, तो मेरे साथ तुम भी चलो, मैं अकेला कैसे जाऊं। कहती है ठीक है। ये दोनों बहन भाई पहुंच जाते हैं जनाब पुलिस के पास। पुलिस कहती है आओ जरा दिखाएं तुम्हें। अब जो जूते निकले वो दिखाए, जो कपड़े पिंक कलर के निकले वो दिखाए और हड्डियां दिखाई। जैसे ही इन्होंने जूते और कपड़े देखे बिलक बिलक के बहन भाई रोने लगे, ज़ारो कतार रोने लगे और उस जूते को अपने सीने से लगाने लगे, कपड़ों को अपने सीने से, गदले मट्टी से भरे। लेकिन आइडिया हो रहा था कि ये किसी बहुत प्यारे के हैं जो ये गले से लगा रहे हैं। पुलिस ने पूछा भाई क्या मामला है, क्या कुछ है? शाहजहान और आसमा कहते हैं कि ये कपड़े, ये जूते, ये मेरी माँ के हैं, और साथ जोर जोर से रो रहे हैं। पुलिस कहती है अच्छा तुम्हारी माँ के डिटेल से बताओ भाई, क्या हो गया था उस टाइम, क्या मामला क्या है? ये मेरी माँ के, इसमें बात खत्म थोड़ी होती है। फिर बहुत से ऐसे सवालात हैं जो यकीनन आप भी जानना चाहते हैं। मैंने भी ये तस्दीक की कि आप लोग भाई उस टाइम कहाँ थे जब माँ को कत्ल किया, कोई रिपोर्ट कराई होगी, कोई पर्चा कराया होगा, चक्कर क्या था? आवाज ही बाहर नहीं निकाली और 30 साल बाद अब आवाज बाहर निकल रही। तो सुनिए, बताते हैं हमारी माँ का नाम है मुमताज बेगम। अब मुमताज बेगम जो है हमारी वालिदा, 1982 में इन्होंने अंजुम नाम के आदमी के साथ शादी की। अंजुम एक बंगाली था। 1982 में इन्होंने निकाह किया, इनकी शादी हुई। हम 3 बहन भाई हैं, 3 बच्चे पैदा हुए। शाहजहान सबसे बड़ा भाई है, उसके बाद मैं हूँ, मेरा नाम आसमा है, और हम दोनों से छोटा है रमज़ान जो तीसरे नंबर पर आता है। 10 साल ये शादी रही और 10 साल के बाद हमारी माँ को हमारे वालिद अंजुम ने छोड़ दिया और वापस बांग्लादेश चला गया। हमारी वालदा ने फिर फरीद आलम नाम के आदमी के साथ दूसरी शादी की 1993 में। हमारा दूसरा बाप फरीद आलम बहुत झगड़ा करता था हमारी माँ से और कहता था कि ये बच्चे जो हैं ये मेरे नहीं हैं, ये सोतेले। और हमारी भी कमबख्ती आई रहती थी, हमारी माँ की भी कमबख्ती आती थी, हमारी भी कमबख्ती आती थी, क्योंकि हम सुतेले बच्चे थे, उसके सगे तो थे नहीं। पुलिस ने पूछा उम्रें कितनी थी उस टाइम, तो कहती है रमजान सबसे छोटा था, रमजान उस टाइम 6 साल का था, मेरी उम्र 8 साल थी, और शाहजहान सबसे बड़ा है तो उसकी उम्र उस टाइम 10 साल थी। हम बाहर खेलने के लिए गए हुए थे तीनों बहन भाई। जब हम वापस आए तो हमने पूछा पापा मामा कहाँ पर है, मामा कहाँ पर है? तो पापा ने कहा तुम्हारी मामा अपने आशिक के साथ भाग गई है। हमने कहा ये कैसी बातें कर रहे हैं पापा? हम हैरान हो गए, रोने लग गए जोर जोर से, मामा चाहिए मामा चाहिए। और फिर हमें इस बात के ताने दिए जाते थे पूरे मोहल्ले से, हमारे वालिद से, घर वालों से, रिश्तेदारों से कि हमारी माँ तो ख़राब औरत थी, वो किसी आदमी के साथ, आशिक के साथ भाग गई। यही कुछ सुनते सुनते हम जवान हो गए। बाप फरीद कहता था कि बेटा उसके पास एक थैला भी था, उसमें कपड़े थे, उसमें जेवर था और उसमें पैसे भी थे, और वो टैक्सी में बैठ के गई है, और उस टैक्सी में पहले से 2 आदमी भी बैठे हुए थे, तो 2 आदमियों के साथ तुम्हारी माँ भाग गई। हमें तो आज तक ये राम कहानी सुनाई गई। आज पता चला है कि हमारी माँ किसी के साथ नहीं भागी, हमारी माँ को तो इस आदमी ने कत्ल किया और घर के अंदर ही गाड़ दिया कि हमें पता ही ना चले। यही बताते रहे कि तुम्हारी माँ भाग गई, तुम्हारी माँ भाग गई, तुम्हारी माँ भाग गई। क्या उस टाइम कोई FIR, कोई रिपोर्ट, कोई गुमशुदगी कुछ करवाया था बच्चों? उस टाइम हम बहुत छोटे थे। हमने अपने अब्बू से पूछा कि अब्बू FIR कराओ, पुलिस स्टेशन बताओ
तो अब्बू ने कहा मैंने सब कुछ बताया है, अब तुम्हारी माँ भाग गई है तो मैं क्या बताऊं सबको। तो हम चुप कर जाते थे। हमारा कोई मामू नहीं है, अगर हमारा कोई मामू होता तो उस टाइम हमारी माँ का बैकअप करता। हमारा कोई मामू नहीं था। वालिद ने क्या किया, कुछ अरसे के बाद हमारे वालिद ने एक और निकाह किया। निकाह करके वो अपनी बीवी को लेके वहां चले गए और हमें हमारी खालाओं ने पाला। हमारी 2 खालाएं, उन्होंने हमारा खर्चा, रोटी पानी, जिम्मेदारी कबूल की और फिर उन्होंने हमें पाला। पुलिस ने कहा ठीक है। पुलिस ने एड्रेस ट्रेस किया, नंबर लिया और सीधा जाके वहां पर रेड की। जब पुलिस ने रेड की तो रेड के दौरान अंदर से आने वाला शख्स कहता है क्या लेने आए हो यहां। जवाब पुलिस देती है तुम्हें, फरीद आलम तुम्हें, कातिल हो तुम। तो कहता है ये मेरे हाथ में पर्चा है, ये जमानत है मेरी, ये बेल पेपर्स हैं, मैं जमानत पर हूं, तुम लोग मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। डेफिनेटली कानून के मुताबिक अगर आपके पास बेल ऑर्डर्स हैं तो आपको पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती। अब यह केस यहां पर खड़ा हुआ है, ताजा तरीन सूरत हाल, एंड पॉइंट मैंने आपको सब सुना दिया। सवाल ये पैदा होता है कि एक औरत जो रहती थी इसके साथ, उसको कत्ल किया, जमीन के अंदर गाड़ा और सबको ये मशहूर किया कि ये तो गंदी औरत है, ये तो किसी आदमी के साथ भाग गई। और ये समझा कि अब किसी ने मुझे क्या पूछना है, ना इसका कोई भाई है, इसके पीछे आने वाला, बच्चे छोटे छोटे, मसले ही कोई नहीं, और शादी कर ली दूसरी। जनाब 30 साल के बाद मुअम्मा खुल गया और पुलिस इस पर काम कर रही है। उम्मीद है कि ये बेल की डेट तो आएगी ना, कब तक की जमानत है, उसके बाद पुलिस इसको अरेस्ट करेगी। जो मैंने आपको तमाम की तमाम डिटेल्स बताई हैं, ये सारी डिटेल्स पुलिस और फैमिली की जानिब से बताई गई हैं, उन्हीं की स्टेटमेंट्स हैं। अब फरीद आलम बताएगा पुलिस को जब तफ्तीश होगी या मालूमात देगा कि क्या कहानी है, क्या उसी ने कत्ल किया है या उसके पास कुछ और किस्सा है, कोई और दास्तान है। पुलिस ने करनी है तफ्तीश और पुलिस ने करना है इस केस को ट्रेस कि असल कातिल कौन है, सवाल या निशान। तो हर कातिल, हर वो शख्स जो ये समझता है कि कत्ल कर दो मसला ही कोई नहीं, उनके लिए आज का मेरा ये व्लॉग एग्जाम्पल है। 30 साल, 10 साल, 20 साल, 40 साल, 50 साल, कत्ल खुल जाता है, कत्ल नहीं छुपता, अपने निशानात छोड़ता है, अपना ट्रैक छोड़ता है और फिर आप उसको ट्रेस करते करते उस तक पहुंच जाते हैं। शुक्रिया।